हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टियूज़। आज हम लोग मोनोपोली देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा था और कुछ हम लोगों ने शॉर्ट्स में क्विज़ेस को अटेम्प्ट किया था। तो ये मोनोपोली होती क्या है, जो कि आपके यूपी पीजीटी और एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं मोनोपोली होता क्या है। द वर्ड मोनोपोली लैटिन टर्म, मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स सेलर। जो मोनोपोली होता है उसमें मोनो का मतलब होता है आपका सिंगल, मतलब वन, और पोली मतलब होता है सेलर। जैसे आपने कई बार सुना होगा ओलिगोपोली। ठीक है, तो ओलिगो मतलब तो आपका हो गया फ्यू, पर आपका जो पोली मतलब होता है सेलर। तो जो मोनोपोली है, पहले आप मोनोपोली जानिए, आप ओलिगोपोली मत जाइए। तो मोनोपोली जब देखेंगे तो मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, और क्या होता है पोली मतलब सेलर। यानी आपका मार्केट में किसका कंट्रोल होता है, सिर्फ सिंगल सेलर का। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट। जैसे आपका इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे में किसका कंट्रोल है, आपके गवर्नमेंट का। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, वो भी एक एग्जांपल है आपके मोनोपोली का। द मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन विच ओनली वन सेलर ऑफ द कमोडिटी, यानी इसमें सिर्फ एक और एक सेलर होता है किसी भी कमोडिटी का। ठीक है, एंड देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी सोल्ड बाय द सेलर, और कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होता है अगर वो कमोडिटी जो सेल किया जा रहा है सेलर के द्वारा। जैसे इंडियन रेलवे का और कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, पोस्टल सर्विस है उसका कोई और सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो आप, उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ नो सब्स्टिट्यूट जो कमोडिटी सेल की जा रही है मार्केट में। तो ये होती है मोनोपोली। अब हम लोग कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं आपके मोनोपोली का। मोनोपोली इज़ अ मार्केट सिचुएशन विच देयर अ सिंगल सेलर, यहाँ पर आपका क्या होता है, एकमात्र सेलर होता है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी, और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। इट प्रोड्यूसेस एंड देयर इज़ आर बैरियर टू एंट्री, और यहाँ पर एक बैरियर होती है एंट्री करने में, यानी आप जाके आराम से इसमें जाके सेल नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़। तो यहाँ पर एक बैरियर टू एंट्री होती है, और देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मोनोपोली मार्केट। यानी मोनोपोली जो मार्केट होता है जहाँ पर सिंगल सेलर होता है वहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, और आपका बैरियर होता है एंट्री में, यानी आप उस मार्केट प्लेस में आप एंट्री नहीं कर सकते हो, यानी सेलिंग पर्पस के लिए आप एंट्री नहीं कर सकते हो, ना ही आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला डेफिनेशन है। द प्योर मोनोपोली डिफाइन एज द फॉर्म दैट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री। प्योर मोनोपोली क्या होती है, डिफाइन एज अ फॉर्म दैट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री। मोनोपोली एक क्या होता है, फॉर्म, और एक तरीके का इसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। समवॉट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोनोपोली में जो फॉर्म होती है वो इंडस्ट्री की तरह वर्क करती है। यस, वो एक क्या होती है, फॉर्म इंडस्ट्री की तरह वर्क करती है। इट इज़ अ ओनली सप्लायर ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी एक सिर्फ और सिर्फ एक सप्लायर होता है, ओनली सप्लायर ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर विच देयर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली में। ट्रू मोनोपोलीज जनरली एग्जिस्टेड इन गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट। जैसे अभी हम गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे जो है हमारे लिए अभी मोनोपोली है। मोनोपोली इन प्राइवेट बिजनेस में भी देख सकते हैं, जो कि बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है। जैसे आपका हो गया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, है ना। तो दीज आर द प्राइवेट बिजनेस फॉर्म्स विच आर इन मोनोपोली। ठीक है, ये सब आपका मोनोपोली है। तो कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और कुछ प्राइवेट फॉर्म्स के। अब मेन फीचर्स जो है मोनोपोली का वो देख लेते हैं, क्या फीचर और क्या अजम्पशन है मोनोपोली में। तो आपका वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोली में सिर्फ वन एक मात्र जो सेलर होता है अवेलेबल, और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर, यानी यहाँ पर जो बायर्स होते हैं बहुत ज़्यादा ही अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इंडियन रेलवे सिर्फ एक होलसेल प्रोवाइडर है रेलवे सिस्टम का अभी हमारे इंडिया में, पर उसके जो बायर्स है उसके टिकट्स को बाय कर रहा है, उस पर ट्रैवल करने वाले जो नंबर ऑफ़ बायर्स है क्या है, बहुत ज़्यादा है। मोनोपोली इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि मोनोपोली फॉर्म है कि इंडस्ट्री है, तो मोनोपोली इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री। रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म, और यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन होता है, यानी यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते हो, यानी मोनोपोली मतलब एकाधिकार, तो यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते हो, यानी आप जाके अपने एक नया सिस्टम थोड़े ना बना सकते हो आप रेलवे का। ठीक है, और यहाँ पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है।
ठीक है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। और इसमें क्या होती है, जो आपकी मोनोपोली सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस मेक करते हैं, यानी प्राइस को डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस पे वो क्या करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे। ठीक है, तो प्राइस मेकर होते हैं ये। एंड यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पाया जाता है। अपने हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से उस प्राइस को लोग क्या करते हैं, घटाते और बढ़ाते हैं। तो प्राइस जो विभेदीकरण है इसमें देखा जाता है आपके मोनोपोली में। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मोनोपोली। पहला एक बार फिर से देख लेते हैं। वन सेलर है, न लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। मोनोपोली एक इंडस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है एंट्री और का फर्म में। आप इस फर्म में जल्दी एंट्री नहीं कर सकते हो, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका फर्म या फिर जो काम कर रही है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, ना कि प्राइस टेकर। प्राइस मेकर मतलब प्राइस डिसाइड करती है किस प्राइस पे उसको सेल करना है। एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पाया जाता है, यानी आप जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा लेना हो तो आप ज़्यादा प्राइस बढ़ा दो, लोग फिर भी खरीदेंगे ही। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पर पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है किस टाइप के मार्केट में पाया जाता है, तो वो आपका क्या होता है, मोनोपोली। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, पाया जाता है। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। क्या क्या पावर होता है इसमें, कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल और ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारे, उसका जो रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्स है, यानी जैसे लैंड हमारे यहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, तो उस पर क्या है, ज़्यादातर भूमि जो भाग है वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इस वजह से रेलवे सिस्टम गवर्नमेंट चला पा रही है। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट फर्म जो होती है अगर रेलवे को चलाती तो उसको इतनी ज़मीनें खरीदनी पड़ती और उतना पैसा देना पड़ता जो कि उसके पास नहीं होती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग टैक्स देते हैं उसी टैक्स से उसका डेवलपमेंट करती है। तो इस वजह से नेचुरल रिसोर्स और रॉ मटेरियल के ओनरशिप के आधार पे भी क्या होती है, मोनोपोली क्रिएट होती है। आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो कि आपकी सिर्फ आपके द्वारा बनाई गई और आपके जैसे, मतलब कि सिर्फ उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हो जो कि कहीं भी नहीं पा जा रही हो, तो आप उसका क्या हो, पेटेंट करवा लेते हो आप उसका। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और टेक्निकल बैरियर, कभी कभी कुछ टेक्नोलॉजी भी आती है जो कि सिर्फ किसी एक कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, तो उसमें भी बैरियर होता है। तो ये भी आपका क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट करता है। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द और कॉजेज ऑफ द मोनोपोली पावर। तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली क्या होता है। एक नेचुरल मोनोपोली होता है, एक जियोग्राफिक मोनोपोली होता है, एक टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली होता है आपका, और एक गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। ठीक है, जियोग्राफिकल, जैसे आप नेचुरल मोनोपोली देख लो, जैसे आपको नेचर ने दिया हो, आपके पास लैंड है, रिसोर्स है, आपके उसके आधार पे आपको वो चीज़ क्या हो, गिफ्ट में मिली हो, तो आपका वो नेचुरल मोनोपोली हो गया। अब आपका जियोग्राफिकल जो मोनोपोली है, एकाधिकार है, आप किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो जहाँ पर वो रिसोर्स क्या हो, किसी और एरिया में अवेलेबल ही नहीं हो, तो आपको वो जियोग्राफिकल मोनोपोली क्रिएट करती है। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली देखा जाए तो जैसे आप टेक्नोलॉजी है वो आपके द्वारा बनाई गई है, आपने ऐसा कोई प्रोग्रामिंग बना दिया, ऐसा कोई ऐप बना दिया जो कि किसी के द्वारा नहीं बनाई गई है, तो वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली है। जैसे आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का अपना एकाधिकार है अपने ऐप पे, क्योंकि वो फीचर्स क्या अलग दे रहा है ना। और गवर्नमेंट मोनोपोली जो होती है वो गवर्नमेंट का जैसे अपने रिसोर्सेज पे क्या होता है, कंट्रोल। जैसे अभी रेलवे है, पोस्टल सर्विसेज है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोलीज है। ये टाइप्स ऑफ मोनोपोली हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ जो आपके डिफरेंस है मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पर आपका मेनी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है, सोल प्रोड्यूसर, सिर्फ एक और एक जो होता है प्रोड्यूस करने वाला होता है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मेनी प्रोड्यूसर्स एंड मेनी बायर्स, जबकि यहाँ पर क्या होता है, सोल प्रोड्यूसर्स एंड मेनी बायर्स। इसमें क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होती है, यानी इस तरीके से आपका डिमांड कर्व होता है। ये जो AR है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड कर्व भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको प्राइस लाइन भी बोला जाता है, इसको MR भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि मोनोपोली में आप जब आएंगे तो आपका जो डिमांड कर्व है यहाँ पर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर, प्राइस को टेक करती है, जबकि मोनोपोली में प्राइस को मेक करती है। और सेलर, अब इसमें जो परफेक्ट कंपटीशन है, सेलर एज मच एज और लिटिल स्मॉल एट सेम प्राइस, यानी सेलर जो होते हैं वो स्मॉल अपने मतलब प्राइस को इफेक्ट नहीं करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में देखा जाता है अगर एक सेलर ने कम या ज़्यादा बेचा, प्राइस पे बेचा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मार्केट में। जबकि आपका जब मोनोपोली होता है तो मोनोपोली में आप जब भी चाहो तब भी प्रोड्यूस आपके प्राइजेस को रिड्यूस कर सकते हो और अपना सेल को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में आओगे, जब आप क्या बोलते हैं कि ज़्यादा प्राइस रखोगे तो कोई ख़रीदने ही नहीं आएगा, क्योंकि उस प्राइस पे बहुत लोग बेच रहे होंगे। तो ये सब डिफरेंस है आपका मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में। क्लियर? चलो अब देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। मैंने बात की थी डिमांड कर्व की, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। इसी को हम लोग AR बोलते हैं, यानी एवरेज रेवेन्यू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ठीक है। और जब आप मोनोपोलिस्टिक डिमांड में देखेंगे डिमांड कर्व, या फिर ये मोनोपोली का डिमांड कर्व है, तो वो आपका इस तरीके से होता है। इसको भी हम लोग AR बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। अब हम लोग थोड़ा ये सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। इन मोनोपोली द सिचुएशन देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो लॉन्ग रन में आपका फर्म काम करेगी वो इंडस्ट्री के रूप में होगी, शॉर्ट रन में भी करेगी तो वही रहेगी। तो यानी यहाँ पर देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अंडर मोनोपोली सिचुएशन फर्म डिमांड कर्व कॉन्स्टिट्यूट इंडस्ट्री डिमांड कर्व। फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वही आपके इंडस्ट्री का भी डिमांड कर्व होता है। इंडस्ट्री कब होती है, लॉन्ग रन में होती है, जबकि फर्म क्या करती है, शॉर्ट रन में काम करती है। और जब फर्म आपका शॉर्ट रन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है तो वो लॉन्ग रन में काम करने के लिए जाती है, तो वो एंट्री कर जाती है किसमें, इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर जो आपका मोनोपोली सिचुएशन है, जो आपका फर्म का डिमांड कर्व है वो इंडस्ट्री का भी डिमांड कर्व होगा। क्लियर? डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट इज़ अ एवरेज रेवेन्यू कर्व। जो आपका डिमांड कर्व होता है, मैंने बात किया था कि जो डिमांड कर्व है उसको हम लोग AR कर्व या फिर आपका प्राइस वाला लाइन भी बोला जाता है। और जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है तो ये क्या आपका मोनोपोली होता है तो ये कैसा होता है आपका, स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या होता है आपका, स्लोप डाउनवर्ड। इसको हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। इट मीन्स इफ़ द मोनोपोलिस्ट फिक्सेस हाई प्राइजेस द डिमांड विल श्रिंक और डिक्रीजेस। यानी इससे ये पता चलेगा कि अगर आपका मोनोपोलिस्ट जो होता है अगर हाई प्राइस फिक्स करता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, श्रिंक कर जाती है, यानी कम हो जाती है। ऑन द कंट्रेरी इफ द ही प्राइस इज लो, मतलब ही फिक्सेस द प्राइस इज लो, द डिमांड विल बी एक्सपेंड। यानी अगर आप देख सकते हो इस तरीके से अगर डिमांड कर्व बन रही है तो इस प्राइस लाइन, यानी ये आपका प्राइस है, ये क्या है, क्वांटिटीज़ पे शो की जा रही है, और ये आपका क्या है, डिमांड कर्व है। आप इस प्राइस लाइन पे देख सकते हो कि ये प्राइस यहाँ पर हो, यहाँ पर 8 है, तो आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, सिर्फ क्यों क्वांटिटी डिमांड कर, जब प्राइस कम किया गया, प्राइस को कम करके 6 कर दिया गया, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यानी हम इसमें देख सकते हैं स्लोप डाउनवर्ड होने का मतलब ये है कि अगर प्राइजेस को हाई रखा जाता है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइजेस को लो रखा जाता है तो डिमांड क्या होती है, हाई होती है। अंडर मोनोपोली द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। जबकि हमने अभी परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व था वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बराबर था। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होता है आपका, ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू से क्या होता है, वो भी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के स्लोप डाउनवर्ड करते हैं, पर सेपरेट होते हैं। मान लीजिए कि ये AR है और ये क्या होता है आपका MR। ठीक है, दोनों सेपरेट होते हैं। ओके, तो मोनोपोली में जो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू है क्या होता है, एक दूसरे के सेपरेट होता है। दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। विल शो एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व मार्जिनल रेवेन्यू डिमांड कर्व बोथ आर स्लोपिंग डाउनवर्ड। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज़ बिलो द एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व। यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, ये AR हो जाता है और ये MR। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा किसके नीचे होता है, आपके AR के नीचे होता है। क्लियर? तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मोनोपोली जो होती है, मोनोपोली में आपका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो क्या होता है, डिमांड कर्व होता है, और वो क्या होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है,
आपका क्या होता है डाउनवर्ड, इस तरीके से होता है आपका AR। जस्ट उसके क्या होता है आपका MR, यानी दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये आपका मोनोपोली के अंतर्गत है। देखिए इस तरीके से आपको दिखाया गया है इसमें, ठीक है। द डिमांड कर्व फॉर द मोनोपोलिस्ट ऑल्सो एवरेज रेवेन्यू कर्व, it slopes downward, it means it if the monopolist fixes high prices the demand will shrink। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप अगर हाई प्राइस पे डिमांड कर रहे हो तो देखो यहाँ पर डिमांड आपकी श्रिंक करेगी, यहाँ पर क्यों ही डिमांड होगी, ठीक है। अब आप पी प्राइस पे आ जाओ, क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो ये चीज़ आपको दिखाया जा रहा है। द डिमांड राइजेस फॉल इन द प्राइस, अगर डिमांड राइज होगी तो प्राइजेस क्या होगी, फॉल होगी। और जो एन पॉइंट शो करा है, पॉइंट एन, द टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम, यानी आपका जो इस पॉइंट पे, पॉइंट एन पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है, यानी आपका TR क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो और कितने प्राइस पे। आप मान लीजिए 10 बिस्किट सेल कर रहे हो, प्राइस कितनी है उसकी 5 है, तो आपका 50 रुपये क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया, ठीक है। तो जो ये मिड पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है आपका टोटल रेवेन्यू वाला पॉइंट है। द एवरेज रेवेन्यू इज़ नेवर ज़ीरो, आपका एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। एंड मार्जिनल रेवेन्यू मे बी ज़ीरो और इवन नेगेटिव, हम देख सकते हैं कि आपका एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो मतलब यहाँ पर टच नहीं करेगा इसको, पर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो भी होगा प्लस उसके बाद निगेटिव में भी आता है, ठीक है। एंड OP प्राइस, द मोनोपोलिस्ट विल प्रोड्यूस OQ क्वांटिटी, अगर OP प्राइस है, OP प्राइस आपका ये है और तब उस समय आपका OQ क्वांटिटी आउटपुट मिल रहा है, बिकॉज द प्राइस अफोर्ड हिम मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू, और इस समय हमें मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू मिल रही है, ठीक है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर शॉर्ट रन देख लेते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम में फेज़ 3 सिचुएशन इन शॉर्ट पीरियड में तीन चीज़ें करनी पड़ती है। जबकि हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि हमें जो शॉर्ट रन था उसमें क्या देखने के लिए मिला था, अब नॉर्मल प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। पर यहाँ पर जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें देखेंगे तो हमें यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस देखने के लिए मिलेगा, किसमें, शॉर्ट रन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है देख लेते हैं इस फिगर के अंदर। देखिए इसमें दिया क्या है आपका, ये है AR एवरेज रेवेन्यू का, इसके नीचे ही होता है मार्जिनल रेवेन्यू का परफेक्ट आपका मोनोपोली में, ठीक है। और ये आपका क्या है, एवरेज कॉस्ट, और आपका ये है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपके, MR को क्या होता है, नीचे से कट करता है, तो वो क्या, कौन सा पॉइंट होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट बोलते हैं। यानी ई पॉइंट पे इस समय हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ। अब इसके पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। देखिए कैसे, देखिए ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, आपने आपका और ये है आपका एवरेज कॉस्ट, आपने कॉस्ट कम लगाया है क्योंकि हायर हमें क्या दिख रहा है, एवरेज रेवेन्यू वाला ग्राफ दिख रहा है, और कॉस्ट हमारी कितनी लगी है, सिर्फ इतनी लगी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा आ रहा है, किससे, कॉस्ट से। आप फिर से देख सकते हो इसमें कि आपका एवरेज जो कॉस्ट है, ये वाला देखिए लाइन, वो आपका क्या है, कम है, उसका देखिए पॉइंट जो टच हो रहा है इस पर, वो B पॉइंट पे टच कर रहा है, जबकि आपका एवरेज रेवेन्यू वाला पॉइंट किस पे टच कर रहा है, A पे टच कर रहा है, वो हायर है। उससे हमें पता चल जाता है कि आपका कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एंड मोनोपोलिस प्रोड्यूसेस OM, अब मोनोपोलिस जो है वो OM यूनिट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, एंड सेल कितने पे कर रहा है आपका, सेल कितना कर रहा है आपका, AM प्राइस पे, ठीक है। उसे किस प्राइस पे सेल करना चाहिए, इस प्राइस पे, पर वो सेल किस पे कर रहा है, इस प्राइस पे। तो इससे हमें ये चीज़ दिख रही है, जो ये येलो कलर वाला बॉक्स दिख रहा है, ये क्या है, एक तरीके का आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो कर रहा है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में बस याद रखिए, आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या है आपका, किसके ग्रेटर हो जाता है, आपके AC से ग्रेटर होता है। यानी आपने कॉस्ट मान लीजिए 100 लगाया, पर आपको रेवेन्यू कितना का जनरेट हुआ, 200 का, ठीक है। तो 200 इज़ ग्रेटर देन 100, तो यहाँ पर क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर।
चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि आपका जो AR कर्व होता है वो MR कर्व को, सॉरी AR कर्व है वो AC कर्व को कहीं ना कहीं टच करेगा। देखिए ये AR कर्व है और ये AC टच कर्व है, ये इसको A पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी जितना हमने एवरेज कॉस्ट लगाया उतना ही हमारा एवरेज रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। यानी अगर हमने 200 लगाया तो हमें सिर्फ 200 ही क्या मिल रहा है, एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन होता है। जबकि आपका MC जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट MR को नीचे से कट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पर कट कर चुका है पॉइंट E पे, ठीक है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू को टच कर रहा है A पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, आपका क्या मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट भी दिया हुआ है, AC जो है AR के बराबर है। अब मिनिमम लॉस का पॉइंट देखते हैं। मिनिमम लॉस का पॉइंट ये होता है कि हमारा जो कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट होता है, वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। देखिए एवरेज कॉस्ट क्या है, इसमें आपका ज़्यादा है, जबकि आपका एवरेज रेवेन्यू सिर्फ इतना ही जनरेट हो रहा है। आपने 400 रुपये लगाया है कॉस्ट के रूप में, पर आपको रेवेन्यू जो मिल रहा है वो सिर्फ 300 का ही मिल रहा है। तो ये हमारा मिनिमम लॉस का पॉइंट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपका देख लीजिए ये आपका हो गया AC, ठीक। AC आपका कॉस्ट है और आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो प्राइस है सिर्फ उसे ही हम जनरेट कर पा रहे हैं। जैसे शॉर्ट रन में आप जब प्रोडक्शन करते हो तो आप कुछ वेरिएबल कॉस्ट लगाते हो और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट लगाते हो, ठीक है। तो जब मिनिमम लॉस वाला पॉइंट आता है तो उस समय क्या होता है, सिर्फ आप वेरिएबल कॉस्ट को ही लाभाते। जैसे आपने 100 रुपया आपने वेरिएबल कॉस्ट पे लगाया, वेरिएबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे लगाया है। जैसे आपने लेबर को वेरी करवाने में लगाया। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जैसे फिक्स चीज़ों पे लगती है। जैसे आपका घर जो भूमि है, ठीक है, भूमि है, अब वो 100 रुपया आप देते ही देते हो, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के 200 हुआ, पर आपको रिटर्न में कितना मिल रहा है, सिर्फ कितना मिल पा रहा है, 100 मिल पा रहा है। 100 मिलने का मतलब आपका सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही आपको वापस मिल पा रहा है। यानी एवरेज रेवेन्यू जो आ रहा है वो 100 आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, आपके आपका वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या नहीं मिल पा रहा है इससे, तो वो हमारा क्या होता है, मिनिमम लॉस का पॉइंट होता है। आप इसमें देख सकते हो कि एवरेज कॉस्ट क्या है, आपका ग्रेटर है आपके किससे, एवरेज रेवेन्यू से, ठीक है। तो ये मिनिमम लॉस का पॉइंट होता है। यहाँ पर इस बॉक्स में इसको दिखाया गया है, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली जो होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो हो चुका है हमारा शॉर्ट रन में। अब लॉन्ग रन में क्या होता है देख लेते हैं। लॉन्ग रन भी देखना ज़रूरी है। इन द फिगर पॉइंट E इंडिकेट द इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट। इक्विलिब्रियम हमें दिख रहा है पॉइंट E पे, यानी आपका जो लॉन्ग रन MC यानी मार्जिनल कॉस्ट है वो टच कर रहा है किसको, आपके MR को, नीचे से कट करता है, ये सब हम लोग को पता है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या मिलता है, क्योंकि देखिए आपका AR कर्व जो है वो क्या है, हायर है किससे, आपके कॉस्ट वाले से, ठीक है। लॉन्ग रन AC से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी हम शॉर्ट रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देख रहे थे, नॉर्मल प्रॉफिट देख रहे थे, और क्या देख रहे थे, मिनिमम लॉस देख रहे थे। पर जैसे ही हम लॉन्ग रन में आते हैं वैसे ही हम क्या देखते हैं, इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हैं, क्योंकि हमारा जो हमने कॉस्ट लगाया है वो क्या है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। जितना हम सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर ले रहे हैं, जैसे 500 का रेवेन्यू हमें जनरेट हो रहा है और हमने सिर्फ लगाया कितना है, 300 रुपये कॉस्ट के रूप में लगा, और ये रेवेन्यू हमें मिल रहा है 500 रुपये। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बता रहा है। और इस ग्राफ में भी अगर आप देखोगे तो आपका जो ये AR है, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू जो आ रही है वो क्या है, आपके LAC यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से क्या है, हायर है, यानी ऊपर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बेचना चाहिए इस प्राइस पे, पर बेचा जा रहा है इस प्राइस पे, ठीक है, इस प्राइस पे बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोनोपोली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।